हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के नेक्स्ट 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ये हमारा इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम टोटल 216 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दिसंबर 2009 के एग्जाम से लेकर दिसंबर 2019 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिसंबर 2019 के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हमारी क्लासेस डेली 2:30 PM 2:30 बजे रहेगी और जब तक लॉकडाउन चल रहा है मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोज लाता रहूँगा और उसके बाद भी वीक में 3-4 वीडियोज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए कौन सी मेन गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। ये रेस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल ट्रेड को डेवलप एंड मॉनिटर करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। स्टूडेंट, यदि आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप लोग स्पीड बढ़ाकर ये वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO। इनमें से कौन सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेसिक फंक्शन नहीं है? टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, to settle differences and dispute among its member countries, to carry out periodic review of trade policies of its member countries, to facilitate the implementation, administration and operation of trade agreements। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो आप वीडियो को इसी सीक्वेंस में देखना। यदि आप पहले सेकंड पार्ट देख रहे हैं फिर फर्स्ट पार्ट, तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आए। जो चीज़ मैं एक बार डिटेल में बता चुका हूँ वो चीज़ें मैं बार बार डिटेल में नहीं बताऊँगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि WTO का इनमें से कौन सा मेन बेसिक फंक्शन नहीं है। आंसर ऑप्शन हमें बहुत ही अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी WTO के हमारे बेसिक फंक्शन है। देखने में ये लग रहा है कि ये भी WTO का फंक्शन होगा, लेकिन ये बेसिक फंक्शन WTO का नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल आर हाईएस्ट। यदि आप फॉरेन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा रहेगा? ज़्यादा रिस्की है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होने के चांसेज होंगे। जॉइंट वेंचर, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI। अब हम इनको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली फॉरेन में गुड्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में मैन्युफैक्चरर खुद रिस्क नहीं लेता है, वो किसी अदर पर्सन को अपना गुड्स बेच देता है। वो पर्सन इंडिया का ही होगा जिसे वो गुड्स सेल कर रहा है और वो पर्सन गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में मैन्युफैक्चरर इंटरमीडियरी के थ्रू गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है और डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में मैन्युफैक्चरर खुद अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है। जॉइंट वेंचर का मतलब आपको पता है, किसी फॉरेन के पर्सन के साथ हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिस्की रहेगा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, उससे कम रिस्की रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, उससे कम रिस्क की बात करें तो रहेगा हमारा जॉइंट वेंचर और सबसे ज़्यादा रिस्क की बात करें तो FDI हमारा रहेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे ये चीज़, FDI सबसे ज़्यादा रिस्की रहेगा। फिर रहेगा डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, फिर रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और फिर रहेगा जॉइंट वेंचर, क्योंकि वहाँ पर पार्टनरशिप है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्क। इनमें से कौन सा सार्क का ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है? तो पहले मैं आपको सार्क को डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए फुल फॉर्म, सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये चीज़ें आप कहीं पर लिख सकते हैं। फिर देखो सार्क का हेड ऑफिस कहाँ है? सार्क का हेड ऑफिस है नेपाल में, काठमांडू में।
जो सार्क है वो बनाया कहाँ पर गया था? सार्क बनाया गया था ढाका बांग्लादेश में। कब बनाया गया था सार्क? सार्क बनाया गया था 1985 में। सार्क बनाने का आइडिया किसने दिया था? सार्क बनाने का आइडिया दिया था बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जियाउल रहमान ने 1979 में। फिर सार्क के अंदर कितने मेंबर कंट्री होते हैं? सार्क के अंदर टोटल 8 मेंबर कंट्रीज होते हैं। इनको आप एक कोड से याद कर सकते हो, PM इज ए BNB। PM इज ए बेस्ट एंड बेस्ट। इस कोड से आप लोग याद कर सकते हो। कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं सार्क के अंदर? पाकिस्तान, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सार्क के मेंबर कंट्रीज़ है। अब हम बात करते हैं कि सार्क के अंदर ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन कौन से हैं। सार्क के अंदर देखो कौन कौन से ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया सार्क के अंदर ऑब्जर्वर कंट्री है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, जापान है, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया और USA। ये टोटल 9 कंट्रीज, वैसे 9 से भी ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि यूरोपियन यूनियन में काफ़ी कंट्रीज इंक्लूडेड है। तो ये सभी लोग हैं ऑब्जर्वर सार्क के। तो इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा। तो सार्क को मैं बिल्कुल फुल डिटेल में आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम सार्क को कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली आपको आंसर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, एक डेप्थ टॉपिक है, तो मैं आपको फुल डिटेल में बता रहा हूँ। हमें 5-6 मिनट लग जाएंगे। आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे। यदि आप नेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बोरिंग चीज़ें हमें पढ़नी ही पड़ेगी। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का सबसे पहली बात देखिए मीनिंग क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक कंट्री के रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लेखा जोखा को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। मैंने क्या बताया, इंडिया के रेजिडेंट और इंडिया के नॉन रेजिडेंट, उनके बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा उसका जो भी बैलेंस लिखा जाता है, अकाउंट बनाया जाता है, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अब ये बात आप याद रखना, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। यदि 2 पर्सन इंडिया में ही रह रहे हैं और वो इंडियन सिटीजन है और अमेरिकन सिटीजन है, दोनों में ट्रांजैक्शन होता है, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आएगा। इंडिया में रहना और फॉरेन में रहना कंपलसरी है। इसके बाद जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे किस तरीके से बनाया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाया जाता है डबल एंट्री सिस्टम से, और कॉमर्स के स्टूडेंटों डबल एंट्री सिस्टम आपको पहले से ही पता है। डेबिट साइड में क्या होगा, जो भी हम पेमेंट करेंगे वो डेबिट साइड में आएगा और जो भी पेमेंट हम रिसीव करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर रिवर्स हो गया है, कैश बुक के जैसे नहीं लेना है। जो पेमेंट करेंगे वो डेबिट में आएगा और जो मिलेगा वो क्रेडिट में आएगा। एक तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे अपन को लेना है। फिर देखो यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहता है इंडिया के लिए तो अपना फ़ायदा है, और जो भी बेनिफिट हुआ, जो भी फ़ायदा हुआ वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है RBI के पास। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वहाँ पर वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यदि नेगेटिव आया तो माइनस नुकसान हुआ है तो हमें फॉरेन को पेमेंट करना पड़ेगा। फॉरेन को पेमेंट हम कहाँ से करेंगे, जो RBI के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनमें से हम पेमेंट कर देंगे। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ख़त्म हो गए तो लोन कौन देगा, IMF देगा, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा। ये आप लोग याद रखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन है उसे किस वैल्यू में शो किया जाता है, हमेशा डॉलर में शो करेंगे। ये नहीं है कि इंडिया में बना रहे हैं तो रुपीज़ में हम शो कर देंगे, हमेशा अमेरिकन डॉलर में शो किया जाएगा। उसके बाद यदि हम इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखें तो वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो हमेशा जीरो ही आएगा। जीरो ही क्यों आएगा, जैसे इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रांजैक्शन हुआ, इंडिया को यदि फ़ायदा हुआ तो अमेरिका को नुकसान हुआ होगा, ओवरऑल ट्रायल बैलेंस तो हमारा जीरो ही आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट का नाम होता है BMP
6। आज मैं आपको इतना डिटेल में बैलेंस ऑफ पेमेंट बताऊंगा, मेरी गारंटी है आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लेना, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर मेनली 3 चीज़ें होती है। एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है एरर वाला सेगमेंट। एरर वाला सेगमेंट जैसे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट होता है, बैलेंस नहीं मिलता है थोड़ा बहुत तो उसे एरर अकाउंट में डाल दिया जाता है। करेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है? करेंट अकाउंट के अंदर 2 चीज़ें आती है। एक आता है विजिबल, विजिबल के अंदर आएगा गुड्स, और एक आता है इनविजिबल। करेंट अकाउंट के अंदर 2 चीज़ें आएगी, एक आएगा विजिबल, एक आएगा इनविजिबल। विजिबल के अंदर आएगा गुड्स, तो कहने का मतलब इसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, और एक आएगा इनविजिबल। इनविजिबल के अंदर भी 3 चीज़ें आएगी। क्या क्या आएगी? एक आएगी सर्विस, एक आएगा इनकम और एक आएगा यूनिलेटरल पेमेंट। यूनिलेटरल पेमेंट का मतलब है हमने किसी देश की मदद की है, पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा। यूनिलेटरल पेमेंट है, एक पक्षीय भुगतान है, या फिर यूनिलेटरल पेमेंट हमें मिला है। तो ये हमारा करंट अकाउंट हो गया। अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। देखो करंट अकाउंट में तो केवल वो चीज़ें आती है जिससे इनकम चेंज हो रही है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो असेट एंड लाइबिलिटी के अंदर चेंज लेकर आती है, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। तो ये मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया फुल डिटेल में। आई होप इसके बाद आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा था हमसे, मैच द फॉलोइंग्स। लेफ्ट में हमें दे रखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड, करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट, और राइट साइड में हमें दे रखा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स and services and unilateral transfer of goods and services, transaction leading to change in financial asset and liability of a country, all economic transaction between a country's resident of other country, capital account, value of export and import of a country। सबसे पहले हम डी वाले को देखते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारा 2 आ जाएगा, ट्रांजेक्शन लीडिंग टू चेंज इन फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटी। फिर हम सी वाला देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक बार हम छोड़ते हैं, करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो देखो करंट अकाउंट के अंदर क्या आएगा? करंट अकाउंट के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। करंट अकाउंट के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। करंट अकाउंट में मैंने बताया विजिबल एंड इनविजिबल, और साथ में यूनिलेटरल को भी इंक्लूड किया जाता है। फिर है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर डी हमारा आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। वैल्यू एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री, 4 हमें करना पड़ेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल वैसे गुड्स आते हैं, और 4th ऑप्शन में गुड्स का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी हमें यही ऑप्शन करना पड़ेगा। सी बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल आसान सा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर 3 हो जाएगा, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो 4 1 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने का क्या क्या तरीका है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। ये सभी ऑप्शन करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 1 2 3 4। इनके बारे में डिटेल में हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इनटू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है उससे कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन बने? IMF एंड IBRD, IDA एंड ADB, IBRD एंड IFC, IMF एंड IDA। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा IMF एंड IBRD, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टिंग कंपनीज एज पार्ट ऑफ मेजर प्रोग्राम ऑफ एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड।
हमें बताना है कि एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट कंपनीज, उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल। तो ये तो एक तरीके से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। इनका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का क्या मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो बैंक है वो इंडिया के एक्सपोर्टर को लोन देंगे, फाइनेंस देंगे। क्यों लोन दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्टर फॉरेन में, ओवरसीज यानी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फिर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट क्या होता है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट का मतलब ये होता है कि इंडिया के एक्सपोर्टर ने फॉरेन में गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट करते ही पेमेंट नहीं आया। पेमेंट आने में 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने लगेंगे, लेट आएगा पेमेंट। और पेमेंट नहीं आएगा तब तक काम कैसे चलेगा एक्सपोर्टर का, तो उसके लिए इंडिया के बैंक एक्सपोर्टर को लोन दे देंगे। और लोन दिया जाता है मैक्सिमम 12 मंथ के लिए। 12 मंथ एक्सपोर्ट के अंदर क्रेडिट मानी जाती है कि इतने टाइम से ज़्यादा की आप उधार नहीं करोगे, ये रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं। टर्म लोन आपको पता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल, जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है। तो जो एक्जिम बैंक का प्रोग्राम था उसके अंदर पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट इंक्लूडेड नहीं था। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। 50% व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कल से शायद हम बिजनेस मैनेजमेंट की MCQ सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, असर्शन वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज कंजेक्चर ऑफ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इज की जगह ए कर देंगे, एंड ए शार्प फॉल इन रिलेटिव प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड वाइस वर्सा। रीजन, हाई रेट ऑफ ग्रोथ कैटरस पेरिबस इज एसोसिएटेड विद, प्राइस की जगह यहाँ पर राइज करना है, मिस प्रिंट हो गया है। राइज इन इंपोर्ट एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट कैटरस पेरिबस इज एसोसिएटेड विद ए फॉल इन रिलेटिव प्राइस ऑफ इंपोर्ट। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लैंग्वेज टफ है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। ऑप्शन आपको पहले से ही पता है क्या दे रखे हैं। तो ये बोल रहा है कि यदि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, यदि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो साथ में इंपोर्ट भी बढ़ेगा। और जब ऐसा होगा तो जो इंपोर्ट की प्राइस है वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट है कि जब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इंपोर्ट बढ़ता है, और इंपोर्ट बढ़ने से जो इंपोर्ट की प्राइस है वो कम हो जाती है। ये आपको बताना है सही है या गलत है। बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ज़्यादा हमें ग्रोथ अचीव करनी है तो ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे प्राइस हमारी कम लगेगी क्योंकि ज़्यादा गुड्स हम परचेज कर रहे हैं। रीज़न बता रहे हैं ये, हाई रेट ऑफ ग्रोथ कैटरस पेरिबस इज एसोसिएटेड विद राइज इन इंपोर्ट। मैंने आपको बताया प्राइस की जगह राइज करना है। रीजन में ये क्या बता रहा है, कैटरस पेरिबस का मतलब आपको पता है कि जब सभी अदर थिंग्स कांस्टेंट रहती है तो उसे लैटिन में कैटरस पेरिबस कहते हैं। तो रीजन में ये बोल रहे हैं कि जो हाई ग्रोथ रेट होती है वो इंपोर्ट की वृद्धि से रिलेटेड होती है। पहला तो पॉइंट ये बोल रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं रीजन में कि जब इंपोर्ट बढ़ते हैं तो जो प्राइस है वो कम हो जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, इंपोर्ट बढ़ेंगे तो प्राइस कम हो जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड यदि आपको स्लो लग रही है तो 2 पर आप करके देख सकते हैं। मैच द फॉलोइंग्स, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। मैच द फॉलोइंग्स हमें करना है। और लेफ्ट में देखो हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। टैरिफ, इंपोर्ट कोटा, लोकल कंटेंट लो, लोकल ऑपरेटिंग लो, स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन, बायोकार्ट, ये 6 चीज़ें दे रखी है। और 6 चीज़ें ही हमें राइट साइड में दे रखी है। पहले मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं आपको बायोकार्ट का मीनिंग बता देता हूँ। बायकाट का मतलब आपको पहले से ही पता है, जैसे कहते रहते हैं कि चाइना को बायकाट कर देंगे, उनके कारण कोविड-19 फैला है, और चाइनीज़ मोबाइल से वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। बायकाट का मतलब होता है किसी कंट्री पर फुल्ली रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि उस कंट्री से हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये बायकाट होता है। फिर देखो स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन क्या होता है,
आपको पता है कि हर कंट्री एक्सपोर्ट को बढ़ाने की और इंपोर्ट को घटाने की कोशिश करती है, लेकिन डायरेक्टली कर नहीं सकती, क्योंकि डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया हुआ है और डब्ल्यूटीओ फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, उसके रेगुलेशंस को मानना पड़ता है। तो कंट्रीज बहुत सारे तरीके काम में लेती हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको तरीके वो पता चलते जाएंगे। तो स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं इंपोर्ट पर कि हमें तो इस क्वालिटी का गुड्स चाहिए, और यदि आपके गुड्स में ये क्वालिटीज़ नहीं है तो हम गुड्स नहीं खरीदेंगे। जो चाइना है वो इंडिया के बहुत सारे गुड्स को लेने से मना कर देता है कि आपके गुड्स में क्वालिटी नहीं है, और चाइनीज़ गुड्स की क्वालिटी आपको पता ही है कैसी होती है। फिर देखो लोकल ऑपरेटिंग लॉ। लोकल ऑपरेटिंग लॉ क्या होता है कि लोकल ऑपरेटिंग लॉ में जैसे इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मैक्सिमम इतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो, किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बता दी कि मैक्सिमम इतनी ही इंपोर्ट करोगे। ऐसा क्यों किया जाता है, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का गुड्स बिके, वरना वो लोग क्या करेंगे। फिर देखो लोकल कंटेंट लॉ। लोकल कंटेंट लॉ क्या होता है, जब फॉरेन वाले इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीआई करते हैं, तो इंडिया वाले मानकर चलते हैं कि उससे इंडिया को फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसलिए इंडिया वाले कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं एफडीआई पर। लोकल कंटेंट लॉ में क्या होता है, उनको बोल दिया जाता है कि कम से कम 70% एम्प्लॉयज़ आप यहीं के रखोगे और इतना गुड्स आप यहीं से परचेज करोगे। तो जैसा कि नाम से लग रहा है लोकल कंटेंट, आपको लोकल कंटेंट काम में लेनी पड़ेगी, यहाँ के वर्कर लेने पड़ेंगे, यहाँ का रॉ मटेरियल आपको काम में लेना पड़ेगा। इंपोर्ट कोटा, जैसा कि नाम से लग रहा है, इंपोर्ट पर जो भी टैक्स लगाए जाते हैं वो इंपोर्ट कोटा होता है। फिर टैरिफ। टैरिफ का मतलब, टैरिफ जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाए जाते हैं उन्हें टैरिफ कहा जाता है। दो प्रकार के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ में टैक्स लगाए जाते हैं और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उन्हें कोटा कहा जाता है। जैसे अपन ने ये स्टैंडर्ड वाला देखा था, स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन, ये नॉन टैरिफ बैरियर होता है। अब हम देखते हैं कि कौन से के अंदर कौन सा आंसर आएगा। नीचे से हम चलते हैं, बायकॉट, और आगे दे रखा है एक कांस्टेंट ऑन हाउ, व्हेन, वेयर। फिर 5 में दे रखा है रिफ्यूजल टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर कंपोनेंट और कंट्री। तो बायकॉट के अंदर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर दे रखा है स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन। स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन के अंदर देखो क्या आएगा, स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन के अंदर ये वाला 3 हमारा आ जाएगा। देखो इसमें दे रखा है रिक्वायरमेंट दैट ए प्रोडक्ट कंटेन्स और एक्सक्लूड सर्टेन इंग्रेडिएंट और दैट इट बी टेस्टेड एंड सर्टिफाइड एज मीटिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्टिव स्टैंडर्ड। फिर दे रखा है लोकल ऑपरेटिंग लॉ। लोकल ऑपरेटिंग लॉ में क्या आएगा, लिमिटिंग अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट कैन बी ब्रॉट इनटू ए कंट्री। तो डी वाले के अंदर तो बिल्कुल करेक्ट ही दे रखा है, यही आ जाएगा। फिर लोकल कंटेंट लॉ। लोकल कंटेंट लॉ के अंदर देखो हम क्या करेंगे, लोकल कंटेंट लॉ के अंदर 1 हमारा आ जाएगा। 1 के अंदर देखो क्या दे रखा है, रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द प्रपोर्शन ऑफ ए फिनिश प्रोडक्ट कंपोनेंट एंड लेबर दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड इंपोर्टिंग कंट्री। बता दिया कि फॉरेन से आप कितना लाओगे और इंडिया से आप कितना काम में लोगे। फिर इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा के अंदर बिल्कुल सही दे रखा है, टैक्स इनपुट ऑन प्रोडक्ट एंटरिंग ए कंट्री। इंपोर्ट पर हमने टैक्स लगा दिया। वैसे यहाँ पर टैक्स वर्ड काम में नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि कोटा हम नॉन टैरिफ बैरियर के लिए काम में लेते हैं। फिर ए में हमें दे रखा है टैरिफ। तो टैरिफ के अंदर जो बच गया वो टैरिफ के अंदर आ जाएगा, मतलब जो टैरिफ के अंदर है हमारा वो 6 आ जाएगा। ए कंस्ट्रेंट ऑन हाउ, व्हेन एंड वेयर रिटेलिंग कैन बी कंडक्टेड। वैसे ये टैरिफ की सही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन 5 हमारे मिल गए हैं, तो 6th वाले में हमें टिक लगाना ही पड़ेगा। नेट में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनटू ए सिंगल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सो दैट ईच में कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इंडिया में कौन सा ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इंटीग्रेट करता है? IFCI, UTI, IDBI, SIDBI। आंसर हो जाएगा हमारा UTI। अब स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट में।
ये आपका होमवर्क है। आपको सिडबी की फुल फॉर्म बतानी है और सिडबी का ईयर लिख देना है कि कब सिडबी बना था। बिल्कुल पूरा लिखना है। यदि आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। ऑप्शन आपको पहले से पता है इस क्वेश्चन में कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री ट्रेड जोन एज इट प्रमोट यूनिट्स प्राइमरीली डिवोटेड टू एक्सपोर्ट रीजन गुड्स इंपोर्टेड टू ए फ्री ट्रेड जोन may be re-exported without any processing in the same form, but goods exported by units in EPZ export processing zone are expected to have undergone some value addition by manufacturing processing। तो देखो, असेरसन में ये बोल रहा था कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिफरेंट होता है फ्री ट्रेड जोन से, क्योंकि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है वो डिवोटेड होता है केवल एक्सपोर्ट के लिए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि दोनों ही एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी और फ्री ट्रेड जोन दोनों ही एक्सपोर्ट को डिवोटेड होते हैं। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। सेकंड में ये बोल रहा है कि जो फ्री ट्रेड जोन है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम गुड्स को प्रोसेस करें, लेकिन जो ईपीजेड है वहाँ पर गुड्स को प्रोसेस करना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट में हमें दे रखा है टेरिफिकेशन, प्रोहिबिटेड सब्सिडी, एक्शनेबल सब्सिडी, नॉन एक्शनेबल सब्सिडी। तो पहले मैं आपको इनका मीनिंग बता देता हूँ। टेरिफिकेशन का मीनिंग आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टेरिफ का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाना, वो टेरिफिकेशन होता है। अब ये सब्सिडी का यहाँ पर क्या लफड़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सब्सिडी का आपको मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट बिजनेस हाउस को सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी कैश में हो सकती है या फिर टैक्स एग्जम्पशन दी जा सकती है। और ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि बिजनेस अच्छे से चले, या एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए दी जा सकती है। अब देखो कि लफड़ा क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि WTO फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, और कोई भी कंट्री या बिजनेस जो भी फ्री ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन लगाए उसको WTO पनिश करता है। और मैंने आपको बताया हुआ है हर कंट्री बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि हम फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि मोदी जी जब UN गए थे तो उन्होंने कहा था प्रोटेक्शनिज्म आतंकवाद के समान है, हम तो फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं। लेकिन हर कंट्री, चाहे वो चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, फ्री ट्रेड नहीं करते बल्कि प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो सब्सिडी देखो कैसे काम में ली जाती है प्रोटेक्शनिज्म के लिए। मान लीजिए कि इंडिया के बिजनेस हाउस को कोई भी सब्सिडी नहीं देता है, तो आपको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। अब होगा क्या, जो भी डेवलपिंग कंट्री है या बड़े कंट्री है, चाइना, अमेरिका, वहाँ पर गुड्स की कॉस्ट सस्ती होती है तो वो इंडिया में गुड्स लाकर बेचेंगे। जो फॉरेन कंट्री है, बड़े बड़े देश, अमेरिका, चाइना, वो इंडिया में गुड्स लाकर बेचेंगे। वो जो प्रोडक्ट 10 रुपये में बेच रहे हैं, इंडिया वालों के लिए उसकी कॉस्ट ही 15 रुपये पड़ रही है और वो 10 रुपये में बेच रहे हैं। तो इंडिया के बिजनेस तो बंद ही हो जाएंगे, वो तो चलेंगे ही नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिया के बिजनेस हाउस को सब्सिडी दे देती है कि हम आपको 7 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। 7 रुपये सब्सिडी देंगे तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8 रुपये हमारी कॉस्ट हो जाएगी और हम भी 10 रुपये में बेच पाएंगे। तो सब्सिडी से फ़ायदा किसको हुआ, इंडिया के बिजनेस हाउस को फ़ायदा हुआ। लेकिन ये फ्री ट्रेड के अगेंस्ट है, लेकिन हर कंट्री ऐसा करता है और चाइना तो बहुत ज़्यादा ऐसा करता है। जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। पशुधन इंडिया में सबसे ज़्यादा है, गाय को माता माना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होता है ऑस्ट्रेलिया में। और वहाँ पर मिल्क बहुत ज़्यादा सस्ता है। जो मिल्क पाउडर है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से ही आते हैं। अब इंडिया के मिल्क हाउसेस को कैसे बचाया जा सकता है, जब इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी दें। तो ये सब्सिडी का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, जो सब्सिडी होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोहिबिटेड और एक होती है अलाउड या नॉट प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड वो है जिस पर WTO रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। मैंने आपको बताया कि इन सब्सिडी से फ्री ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन लगता है, ये प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो WTO इन सब्सिडी पर प्रोहिबिशन लगा देते हैं कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दोगे ही नहीं। और अलाउड वाली होती है जिनको अलाउ कर दिया जाता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं
उनको डब्ल्यूटीओ को छूट दे के रखता है कि आपका अभी डेवलपिंग कंट्री है तो आप अपने बिजनेस हाउस को सब्सिडी दे दो, वरना तो डेवलपिंग कंट्री आपकी कंट्री में गुड्स की डंपिंग कर देंगे, चाइनीज माल से भर देंगे। जो प्रोहिबिटेड होती है उन्हें एक्शनेबल सब्सिडी कहा जाता है, और जो अलाउड वाली होती है उन्हें नॉन एक्शनेबल कहा जाता है। इनको एक्शनेबल क्यों कहा जाता है? एक्शनेबल इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लो कि चाइना को पता चल गया कि इंडिया के बिजनेस हाउस को सब्सिडी दे रहे हैं, तो चाइना जाएगा डब्ल्यूटीओ के पास और शिकायत कर देगा इंडिया की, तो डब्ल्यूटीओ एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। तो प्रोहिबिटेड सब्सिडी एक्शनेबल हो गई, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये सब्सिडी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज को डब्ल्यूटीओ छूट देता है कि आप सब्सिडी दे सकते हो। तो इंडिया में तो हमारे नेता क्या चिल्लाते रहते हैं कि इंडिया बिल्कुल डेवलप हो चुका है और बिल्कुल विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है, बिल्कुल बाउंड्री पर ही खड़ा है, बस एक पैर रखने की ज़रूरत है, पैर रखते ही विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन जब डब्ल्यूटीओ के सामने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी कंट्री को पुअर बताएं, डेवलपिंग बताएं, क्योंकि डेवलपिंग नहीं बताएंगे तो सब्सिडी बंद हो जाएगी। वही हिसाब है, यदि टैक्स लगेगा तो हम खुद को गरीब बताएंगे, लेकिन जब शादी वादी की बात हो रही है तो हम खुद को अमीर बताएंगे। आई होप आपको मेरी चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या क्या दे रखा है हमें लेफ्ट में, टैरिफिकेशन, प्रोहिबिटेड सब्सिडी, एक्शनेबल सब्सिडी, नॉन एक्शनेबल सब्सिडी। वैसे एक्शनेबल और प्रोहिबिटेड सेम हो गई है। राइट साइड में हमें दे रखा है दे हैव डिमॉन्स्ट्रेबली एडवर्स इफेक्ट ऑन अदर मेंबर कंट्रीज, दे एक्ट ऑन गुड्स विच आर कंटिजेंट अपॉन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च इन डिसएडवांटेज्ड रीजन। अब देखो टैरिफिकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा? टैरिफिकेशन में हम करेंगे 3, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शन ही हमें करना पड़ेगा। फिर देखो नॉन एक्शनेबल, डी वाला हम देखते हैं। नॉन एक्शनेबल का मतलब जो अलाउ है, तो इसके अंदर 4 ही आएगा। जो भी रिसर्च वाली होती है वो नॉन एक्शनेबल होती है, अलाउड होती है। फिर एक है प्रोहिबिटेड, एक है एक्शनेबल, दोनों सेम ही होती है, लेकिन एक्शनेबल हम उसको मान लेते हैं जिसके लिए अदर कंट्री शिकायत कर सकता है। तो ये बोल रहे हैं सी के अंदर हमें लेना पड़ेगा 1, हम ले लेंगे सी के अंदर। दे हैव डिमॉन्स्ट्रेबली एडवर्स इफेक्ट ऑन अदर मेंबर कंट्री, अदर कंट्री को नुकसान हो रहा है इसलिए वो शिकायत कर रहा है। और प्रोहिबिटेड सब्सिडी के अंदर आ जाएगा 2, कि ये सब्सिडी क्या होती है कि इंडिया वाले इंडिया की बिजनेस हाउस को सब्सिडी दे रहे हैं कि ये सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। मतलब वो फ्री ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो 3, 2, 1, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। मैच द फॉलोइंग्स, हमें क्या क्या दे रखा है लेफ्ट में? नामा, गेट्स, ट्रिम्स एंड ट्रिप्स, और राइट साइड में ये चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले नामा की फुल फॉर्म नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, ये फुल फॉर्म होती है। और नामा क्या होता है? जैसा कि नाम से लग रहा है, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं डब्ल्यूटीओ के। गेट्स क्या होते हैं? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, और ये फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है। ट्रिम्स क्या होते हैं? ट्रिम्स होता है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स यानी उपाय। और ट्रिप क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपको पता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सभी चीज़ें होती है। राइट साइड में देखो अब हमें दे रखा है और इन चीज़ों को हमें मैच करना है। लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम कर देंगे सी, तो सी वाले के अंदर आ जाएगा हमारा 1। फिर इंक्लूड इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट, तो इसके अंदर हम कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा नामा का आंसर हो जाएगा। तो ए वाले के अंदर 2 आ जाएगा। फिर दे रखा है गेट्स,
लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये हमारा गेट्स में आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर दे रखा है प्रोविजन ऑफ मोनोपोली पावर, तो ये हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, 4 हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको पता है क्यों दिए जाते हैं? मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, कि जिस पर्सन के दिमाग में आइडिया आया उसको कुछ सालों तक बेनिफिट होता रहे। तो 2, 3, 1, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमें दे रखा है सी के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 35, स्टेटमेंट 1, द कैपिटल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन ओनली। अभी मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटेल में बताया था। स्टेटमेंट 2, द करेंट अकाउंट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन विच गिव राइज टू और यूज ऑफ नेशनल इनकम। ये बोल रहा है स्टेटमेंट 1 में कैपिटल अकाउंट में केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन आते हैं और करेंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन आते हैं जो इनकम को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में आपको ये बता देना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है। तो 2 क्वेश्चन आज मैंने आपसे पूछे हैं, 3 पूछे हैं एक्चुअली। सिडबी का फुल फॉर्म पूछा है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछा है और ये वाला क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है। जरूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 36, स्टेटमेंट 1, इंटरनेशनल लिक्विडिटी एनकम्फासेज द इंटरनेशनल रिजर्व ओनली। इंटरनेशनल लिक्विडिटी में केवल इंटरनेशनल रिजर्व आते हैं। स्टेटमेंट 2, इंटरनेशनल लिक्विडिटी कवर्स ओनली ऑफिशियल होल्डिंग ऑफ गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, एसडीआरस, रिजर्व पोजीशन इन द IMF अवेलेबल फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ये हमें बताना है। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो इंटरनेशनल लिक्विडिटी का ही दूसरा नाम इंटरनेशनल रिजर्व होता है। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी में केवल इंटरनेशनल रिजर्व ही आएगा। और मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था इंटरनेशनल लिक्विडिटी में केवल 4 ही चीज़ें आती है। वो फॉरेन रिजर्व जो कि सेंट्रल बैंक के पास में है, जो गोल्ड रिजर्व है वो आ जाएगा, जो SDR है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसके बारे में कभी हम डिटेल में बात करेंगे, वो आ जाएंगे। और जो IMF में पोजीशन है यानी किसी कंट्री की बोरोइंग कैपेसिटी है वो आ जाएगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग इट्स लैंडिंग ऑपरेशन। वर्ल्ड बैंक लोन देता है तो कौन सा इसका लैंडिंग प्रिंसिपल नहीं है? देखो जो IMF होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए BOP क्राइसिस के लिए लोन देता है और जो वर्ल्ड बैंक होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। वर्ल्ड बैंक का नाम ही IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए लोन देगा तो वो लॉन्ग टर्म ही लोन देगा। तो हमें बताना है कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है लोन देते वक्त। प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रीपेमेंट प्रोस्पेक्टस ऑफ लोन, ये देखना कि लोन का पैसा वापस तो आ जाएगा या फिर कुछ कंट्री लोन ले लेंगे और वापस चुका ही नहीं पाएंगे, हाथ ऊपर कर देंगे। लैंडिंग शुड बी ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट विच आर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकल साउंड एंड ऑफ ए हाई प्रायोरिटी नेचर। लैंडिंग केवल उन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होनी चाहिए जो इकोनॉमिकली और टेक्निकल साउंड है। 3 वाले में बोल रहे हैं लैंडिंग शुड बी टू इनेबल ए कंट्री टू मीट फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का जो फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट है उसी के लिए लोन मिलेगा। और 4th में बोल रहे हैं द बैंक डज एक्सपेक्ट द फॉरेन कंट्री टू स्पेंड द लोन इन ए पर्टिकुलर कंट्री। जो WTO है वो लोन लेने वाली कंट्री पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि ये पैसा आप किस कंट्री में खर्च करोगे, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो D वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसा कोई गाइडिंग प्रिंसिपल WTO का नहीं है। स्टूडेंट यदि नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इन रिसेंट ईयर विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI। पूछ रहे हैं इंडिया में हाईएस्ट FDI कहाँ से आता है? ये आता है मॉरिशस से। मॉरिशस फर्स्ट पर है और सिंगापुर सेकंड पर है। क्वेश्चन भी ये हमारा करंट का ही है, जुलाई 2018 का। ऐसे पुराने क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि करंट सिनेरियो में चेंज हो चुके हैं, उनको करंट सिनेरियो के हिसाब से मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 39, असर्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ओपनिंग अप डोमेस्टिक मार्केट टू फॉरेन प्लेयर्स इन बेबी स्टेप्स। रीजन allowing foreign firm free play in India's retail sector has always been a political hot potato। देखो ये क्या बोल रहे हैं
ए में बोल रहे हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए फॉरेन लोगों को इजाज़त तो दे रही है, लेकिन बेबी स्टेप में दे रही है, धीरे धीरे करके दे रही है। रीज़न धीरे धीरे क्यों दे रही है, एक साथ क्यों नहीं दे रही, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। जब भी बात होती है फॉरेन को अलाउ करने की, तो आपको पता है आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी खोल रखी है, तो सभी लोग विरोध करने लग जाते हैं कि इंडिया का नुकसान हो रहा है, इंडिया का नुकसान हो रहा है, इसलिए ये काम स्पीडली हो नहीं पाते हैं। कांग्रेस ने जब रिटेल में मल्टी प्रोडक्ट में एफडीआई को अलाउ किया था, देखो सिंगल प्रोडक्ट में तो रिटेलिंग में एफडीआई पहले से ही अलाउ था। सिंगल प्रोडक्ट के शोरूम आप लोग देखते ही हो, एडिडास, रिबॉक वगैरह के, लेकिन मतलब जो रिबॉक एडिडास के शोरूम आप देख रहे हो वो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट रिटेलिंग में एफडीआई है, लेकिन जो मल्टी प्रोडक्ट है उसमें नहीं है। जैसे कि जो भी मॉल्स है, बिग बाजार है, किराना शॉप है, उनमें नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने उसमें इजाज़त दे दी, तो उसका भाजपा ने बहुत ज़ोरदार तरीके से विरोध किया। लेकिन जब भाजपा सत्ता में आई तो बहुत सारी चीज़ों में, इवन डिफेंस में भी एफडीआई बढ़ा दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें सही होती है, वो कोई भी गवर्नमेंट आए वो करती है, लेकिन पॉलिटिकल मुद्दों के कारण टांग खिंचाई की जाती है। तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट फॉरेन को अलाउ तो कर रही है, लेकिन धीरे धीरे कर रही है, क्योंकि ये इंडिया में बिल्कुल गर्म आलू है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 40, स्टेटमेंट 1, जीडीआर इज ए बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्री। पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। देखो जीडीआर की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। होता क्या है, फॉरेन कंपनी इंडिया में शेयर इशू करना चाहती है तो डायरेक्टली इशू नहीं कर सकती, फॉरेन कंपनी जाएगी डिपॉजिटरी के पास और डिपॉजिटरी बोलेगी कि भैया पहले तुम जीडीआर इशू करो, तो जीडीआर इशू करेंगे और उनके बाद जीडीआर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ याद नहीं रखना, जीडीआर एक इंस्ट्रूमेंट है और वो फॉरेन कंपनी इशू करती है, और जैसे जीडीआर होते हैं वैसे ही एडीआर होते हैं। जब अमेरिका की कंपनी इशू करें तो उसे हम एडीआर कह देंगे, और ऐसे ही ईडीआर होते हैं, यूरोपियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो स्टेटमेंट 1 में क्या बोल रहे हैं, जीडीआर इज ए बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर इन फॉरेन कंट्री। बिल्कुल करेक्ट है। ए जीडीआर इज वेरी सिमिलर टू एडीआर, ये भी बिल्कुल सही है। जीडीआर आर कॉल्ड ईडीआर व्हेन प्राइवेट मार्केट आर अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन यूरो, ये भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आती है और आप चाहते हैं मैं कंटिन्यू इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहूं, तो शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।